बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग भारत में राष्ट्रवाद यानी कि हिस्ट्री का ये चौथा नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे। हिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम आप लोगों को ऑलरेडी हम पहले बता ही चुके हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, अपने देश की आजादी से जुड़ा हुआ चैप्टर, सब कुछ आप लोग को बता चुके हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग 7 क्लास अभी तक ले चुके हैं। ये चूंकि ये चैप्टर बड़ा है, आपको बार बार कहते हैं कि अकेला यह चैप्टर आधे हिस्ट्री के बराबर है, कहते हैं ना कि अकेला यह चैप्टर आधे हिस्ट्री के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से इस चैप्टर को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म करवाए थे और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन भी पढ़ लिए थे। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन के पूछने के साथ ही इस क्लास का हम शुरुआत भी करेंगे। क्वेश्चन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? ये वाले क्वेश्चन का जवाब बताइए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आज तो शाम में क्रैश कोर्स भी लॉन्च होना है ना, शाम में क्रैश कोर्स के लिए तैयार रहिएगा, शाम में 7 बजे। बताइए, आप हमें इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? बस जल्दी से ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का, चाहे खुशबू हो, अभिषेक हो, मनन हो, अक्षय हो, हश्मिता हो, लाडली कुमारी, दिनेश शाह, ऋतिक कुमार, सब लोगों का जवाब ना एकदम सही है। सब लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है भाई, किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया है। सब लोगों का जवाब अंततः एकदम सही ही जा रहा है। बहुत बढ़िया। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था डू और डाई। डू और डाई यानी करो या मरो, ठीक है ना? तो यहां तक हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी जी के सबसे पहले सत्याग्रह के बारे में। गांधी जी के आंदोलन तो हम लोग बहुत सारा देखे, लेकिन गांधी जी का जो सबसे पहला सत्याग्रह था वो बिहार से ही शुरू हुआ था बाबू। बिहार वो धरती है जो गांधी को महात्मा गांधी बना दिया, ठीक है ना? बिहार वो धरती है जो मोहनदास जैसे व्यक्ति को महात्मा गांधी बना दिया। चंपारण सत्याग्रह, बिहार की एक धरती चंपारण, और चंपारण में जो अंग्रेज लोग था वो किसानों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा था। नील का खेती करवाता था, वही नील जिसको कपड़ा में हम लोग डालते हैं, ठीक है ना? उस नील का खेती होता था। उस नील का खेती के लिए अंग्रेज किसानों के ऊपर बड़ा जबरदस्ती करता था, क्योंकि किसान लोग नील का खेती नहीं करना चाहते थे। जो किसान लोग थे ना, वो चाहते थे कि हम अपने खेत में बाकी लोगों की तरह धान, गेहूं, मकई ये सब लगाएं, लेकिन अंग्रेज लोग जबरदस्ती नील का खेती करवाता था। यहां तक कि अंग्रेजों ने एक नियम बना दिया कि अगर आप 20 कट्ठा खेती कर रहे हैं तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करना अनिवार्य है। नील का 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य है, और इसको कहा गया 3 कट्ठिया प्रणाली। नील का खेती क्यों नहीं लोग करना चाहते थे? किसान लोग आकर नील का खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा ही तो था, आराम से कर लेते। देखो, बात ऐसा था ना कि वे लोग नील का खेती करना नहीं चाहते थे। किसान लोग क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि नील एक ऐसा फसल है जिस खेत में एक बार लग गया उस खेत की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता था। नील का खेती जिस खेत में एक बार हो गया उस खेत की उर्वरा शक्ति को ही समाप्त कर देता था, इसलिए लोग नील का खेती करना ही नहीं चाहते थे। लोग नील का खेती नहीं चाहते थे कि हम नील का खेती करें, ठीक है ना? तो जब गांधी जी को यह बात पता लगा कि भाई किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, बिहार के भी किसान थे और कुछ बंगाल के भी किसान थे, जब गांधी जी को इस बात का जानकारी हुआ, और उसी समय गांधी जी नए नए राजनीति में आए ही थे। 1915 में तो वापस आए थे, 16 से वो राजनीति करना शुरू किए थे, और ये घटना है 1917 का, चंपारण सत्याग्रह वाला घटना है 1917 का। गांधी जी नया नया राजनीति में आए थे, उनको भी एक बड़ा मौका चाहिए था। ये मौका उनको मिला था बाबू चंपारण में। और चूंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे तो मारपीट करते नहीं थे, सत्याग्रह करते थे। सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। अगर हम सच में हैं तो भाई उसके लिए आग्रह करेंगे और आपको मानना पड़ेगा, गांधी जी का ये कहना था। तो गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण चले गए। चंपारण के ही एक नेता थे रामचंद्र शुक्ल,
उनके बुलाने पे वो चंपारण चले गए और चंपारण में जाकर के सत्याग्रह किए और अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। अंत में अंग्रेजों को ये जो नियम था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करने वाला, इस कानून को हटाना पड़ा और तब जाकर के वहां के किसान स्वतंत्र हुए। ठीक है ना। इसी आंदोलन को, इसी सत्याग्रह को कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं। तो ये सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चंपारण आंदोलन भी कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। गांधी जी का ये सबसे पहला सत्याग्रह था बिहार में। ठीक है ना। जब गांधी जी पहली बार राजनीति में आए तो बिहार में उनका ये सबसे पहला सत्याग्रह था, याद रखिएगा, याद रहेगा। तो प्यारे बच्चों, चंपारण सत्याग्रह एक बहुत ही बेहतरीन गांधी जी का सत्याग्रह है। इसी सत्याग्रह के बाद पूरे देश में गांधी जी का चर्चा हुआ, लोग गांधी जी को जानने लगे, लोग गांधी जी को पहचानने लगे। एक अच्छे नेता के तौर पे अभी गांधी जी उभर गए थे। ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आज देखेंगे चंपारण सत्याग्रह का ही। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम लोग देखने वाले हैं, यह चंपारण सत्याग्रह का ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आज चंपारण सत्याग्रह का ही आएगा। क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा जाए तो क्या आप लोग बड़े आराम से नहीं बता दीजिएगा? ये क्वेश्चन आता है। देखिए, यही है नील का खेती। ठीक है ना। नील का फसल होता है, एकदम नील होता है ये यहाँ पर ऊपर में। ठीक है ना। इसी को पानी में घोल करके नील तैयार किया जाता था। और जो किसान लोग होते थे उनसे बहुत ही, मतलब इस तरीके से देख रहे हैं कि अंग्रेज अधिकारी खड़ा है और किसान लोग बेचारा सूखा शरीर लेकर के किसी तरह से काम पे लगा हुआ है। तो अंग्रेज लोग ना किसानों पे बहुत अत्याचार करते थे। तो क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? काफी महत्वपूर्ण है। और इस वर्ष के लिए, यानी कि 2026 के लिए भी, 2026 के लिए भी यह जो है ना वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2026 के लिए भी। तो प्यारे बच्चों, कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। तो सुन लीजिए, अप्रैल 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। कब चलाया गया? अप्रैल 1917 में। आपसे पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? सीधे बता दीजिए, अप्रैल 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? सीधे बताइए, अप्रैल 1917 में हुआ। क्या हुआ भाई? तो इसमें बिहार और बंगाल के किसान अपने खेतों में धान, गेहूं और मकई की खेती करना चाहते थे, लेकिन जो गोरे जमींदार थे, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, उसने जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया। जो अंग्रेज लोग थे वो जबरदस्ती नील का खेती करवाना चाहता था। और कैसे करवाना चाहता था? तो 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया कि भाई अगर 1 बीघा खेती करते हैं, 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा, यानी कि अगर आप 1 बीघा खेती करते हैं तो उसमें 3 कट्ठा खेती करना अनिवार्य है। सारे बच्चों को समझ में आया? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करना हर हाल में अनिवार्य है। ठीक है ना। और चूंकि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिवार्य कर दिया, इसलिए इस प्रणाली को नाम दिया गया 3 कटिया प्रणाली। इस प्रणाली का क्या नाम दिया गया? 3 कटिया प्रणाली इसका नाम दिया गया। ठीक है ना। और याद रखिएगा, नील एक प्रकार का ऐसा फसल था कि जिस खेत में लगे उस खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कमजोर कर देता था। यानी कि नील जिस खेत में लगता था ना, उसकी उर्वरा शक्ति ही समाप्त कर देता था। किसानों की स्थिति एकदम दयनीय हो गई। बिहार और बंगाल के किसान रोने लगे, जिसे देख करके चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल को न रहा गया। राजकुमार शुक्ल, हम शायद पिछली बार हम चंद्र शुक्ल बोल दिए थे, सॉरी, राजकुमार शुक्ल, जिनको कि न रहा गया और वह गांधी जी को बुलाए। गांधी जी चंपारण आए और गांधी जी आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, और उनके कहने पर 25% जो अंग्रेज लोग अवैध वसूली कर रहा था और 3 कटिया प्रणाली, ये सब क्या हो गया? खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों, चंपारण सत्याग्रह थोड़ा सा एक टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार से और भी बहुत सारे आंदोलन हुए जिसके बारे में भी हम लोग बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना। छोटा छोटा बहुत सारा आंदोलन है बाबू, जिसके बारे में अभी ना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। छोटा छोटा बहुत सारा आंदोलन है जिसके बारे में ना अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे छोटा छोटा सब आंदोलन है, जैसे एक आंदोलन है खेड़ा आंदोलन। बस जानकारी आप लोग रखिएगा, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव कोई लघु उत्तरीय में एक आध क्वेश्चन आ जाए। छोटा छोटा गांधी जी का, जैसे खेड़ा आंदोलन हो गया, उसके अलावा मोपला विद्रोह हो गया, फिर बारदौली सत्याग्रह हो गया। इस प्रकार से छोटा छोटा आंदोलन और भी है जिसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसका खेड़ा आंदोलन का, क्या है ये आंदोलन? खेड़ा आंदोलन है क्या? तो ध्यान रखिएगा, 1917 का ही बात है, जिस समय चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, उसी समय का बात है प्यारे बच्चों, कि 1917 में बहुत अधिक बारिश हो गया था। इतना बारिश हो गया था कि खरीफ की फसल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब जैसे धान का खेती मान लेते हैं, इसी वर्ष की बात करिए ना, इस वर्ष देख रहे हैं बिहार के कई जिलों में कितना भयंकर बाढ़ आया है। बिहार के कई जिलों में
कितना भयंकर बाढ़ आ रहा है ये तो आप लोग देख रहे हैं। बिहार के कई जिलों में बड़ा भयंकर बाढ़ आ रहा है। और प्यारे बच्चों, इस बाढ़ में कितने का नुकसान हो रहा है, कितने का घर चला गया, कितने का फसल चला गया, कितने लोगों का आदमी ही चला गया, कितने लोगों का परिवार उजड़ गया। तो उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि 1917 ईस्वी में बहुत बारिश आया था, जिसके कारण खरीफ की फसल बड़ा नुकसान हुआ था। और गुजरात के खेड़ा जिले में, खेड़ा एक्चुअल में एक जिला है, खेड़ा गुजरात का एक जिला है प्यारे बच्चों। तो खेड़ा जिला में जो किसान लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई टैक्स माफ कर दीजिए। अंग्रेज लोग पहले टैक्स लेता था किसान से, अंग्रेज लोग किसान से टैक्स लेता था, चाहे फसल हो चाहे ना हो। अंग्रेजों का कहना था कि भाई फसल हो चाहे ना हो, हम तो टैक्स लेंगे। और अंग्रेज लोग टैक्स वसूलता था। इसलिए जो भारत के ये जो गुजरात के खेड़ा जिले के लोग थे, उन्होंने जाकर के अनुरोध किया कि प्रभु देखिए, इस वर्ष बहुत ज्यादा बारिश हो गया है और फसल सब बर्बाद हो गया है, इसलिए हमारा जो टैक्स है वो माफ कर दीजिए। लेकिन सरकार ने मांग को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का सरकार था। तो उसने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, फसल हुआ है चाहे नहीं हुआ है, हमको टैक्स तो चाहिए। ठीक है ना। तो किसान लोग आग्रह कर रहे थे कि टैक्स माफ कर दीजिए, लेकिन अंग्रेज लोग का कहना था कि नहीं, हम टैक्स लेंगे। जैसे ही गांधी जी को सूचना मिली कि खेड़ा के किसान भारी संकट में है, अब गांधी जी को इस बात का पता लगा कि भाई खेड़ा जिले के किसान इस तरीके से किए हैं, टैक्स माफी के लिए आग्रह किए हैं, लेकिन उनके आग्रह को अस्वीकृत कर दिया गया है। गांधी जी को पता चला कि जब फसल नष्ट हो गया है, फिर भी उनसे टैक्स वसूला ही जा रहा है, तो गांधी जी ने इसकी जांच कराई तो गांधी जी को जानकारी मिला कि किसान का जो मांग है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। गांधी जी जब इस बात का जांच करवाए तो गांधी जी को लगा कि नहीं भाई, किसान लोग तो एकदम सही है, जब फसल हुआ ही नहीं है तो टैक्स कहां से देगा। ठीक है ना। नियम के मुताबिक लगान माफी का प्रावधान नहीं था। अब चूंकि अंग्रेजों का जो संविधान था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो कानून था, उसमें ये लगान माफी का कोई प्रावधान नहीं था। मतलब अंग्रेजों का कहना था कि भाई लगान फिक्स है, अगर फसल हो चाहे ना हो, लगान तो लगेगा, टैक्स तो लगेगा। ठीक है ना। तो नियम के मुताबिक लगान माफी का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। गांधी जी ने फौरन वहां पहुंचा, कहां, गुजरात के खेड़ा जिला में। गांधी जी को जब पता लगा कि भाई किसानों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, एक तो फसल बर्बाद हो गया है, ऊपर से टैक्स लिया जा रहा है, तो गांधी जी तुरंत खेड़ा पहुंचते हैं। और खेड़ा पहुंच करके अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन अधिकारी सुनने तक के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी अधिकारी से बातचीत करने के लिए गए, लेकिन अधिकारियों वहां कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब गांधी जी ने 22 जून 1918 को यहां सत्याग्रह का आह्वान कर दिया। जब गांधी जी वहां पहुंचे, गांधी जी अधिकारियों से बातचीत किए, अधिकारी लोग गांधी जी का बातें इग्नोर कर दिया, सुनवे नहीं किया। तब गांधी जी बोले कि तब का, तो देखना क्या है, सत्याग्रह का करते हैं, अब आंदोलन करते हैं। और 22 जून 1918 को गांधी जी क्या कर दिए, सत्याग्रह बुला ले, आओ भाई आंदोलन करते हैं, वैसे अंग्रेज नहीं मानेगा। ठीक है ना। और यह आंदोलन 1 महीना लगातार किए गांधी जी। गांधी जी में यही एक दम था, सत्य से ही आग्रह करते थे, अहिंसा के पुजारी थे, चुपचाप खाली विरोध करते थे। लेकिन उसके बाद अंग्रेज लोग अस्थिर हो जाता था। ठीक है ना। तो 1 महीना तक लगातार वो क्या करते रहे, आंदोलन करते रहे। ठीक है ना, 1 महीना तक लगातार। और इसी बीच रबी की फसल अच्छी होने और सरकार द्वारा दमनकारी उपाय समाप्त करने से गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा की। यानी कि 1 महीना तक आंदोलन किए, उसके बाद तब तक रबी फसल आ गया था, मतलब गेहूं का फसल फिर बढ़िया हुआ। और अंग्रेजों के द्वारा भी कहा गया कि चलिए भाई, हम इन सब चीजों को थोड़ा देखते हैं, दमनकारी नीति थोड़ा खत्म करने का आश्वासन दिया। तब गांधी जी क्या कर दिए, इस खेड़ा आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा की। ठीक है ना। तो खेड़ा आंदोलन भी एक गांधी जी का ही आंदोलन है, जो गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए किए थे, टैक्स माफी के लिए। समझ में आया? बताओ बाबू, ये खेड़ा आंदोलन आप सभी लोगों को समझ में आया? एक बार जल्दी से, हाँ, अगर समझ में आया तो कॉन्सेप्ट क्लियर लिखिए कि हाँ सर समझ में आया। जल्दी से बताओ बाबू। आज शाम में 7 बजे से क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, और आज आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ, पिछले दिन से भी ज्यादा शेयर के साथ, क्योंकि अगर पिछले दिन आप लोग अगर अपने साथ 2-4 स्टूडेंट को लाए थे, तो आज आप लोग 10 स्टूडेंट को कम से कम अपने साथ लाइए। ठीक है ना। और सबके साथ आराम से बैठ करके आप लोग क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग दें। ठीक है ना। चलिए, खेड़ा आंदोलन समझ गए आप लोग। अब खेड़ा आंदोलन के बाद एक आंदोलन आता है मोपला विद्रोह। अभी मोपला क्या है भाई, मोपला क्या है, देखिए, मोपला 1921 ईस्वी में यह मोपला विद्रोह हुआ। और कहां हुआ, तो ध्यान रखिएगा, केरल के मालाबार तट पर हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो मुसलमान और हिंदू जमींदार के बीच में। ठीक है ना। हिंदू जमींदार और मुसलमान जमींदार, ध्यान से सुनिएगा, हिंदू जमींदार और मुसलमान जमींदारों के बीच में यह हुआ। इसके किसके बीच में, तो हिंदू जमींदार और मुसलमान जमींदारों के बीच में यह आंदोलन हुआ। ठीक है ना। 1921 ईस्वी में मुसलमानों और हिंदू जमींदारों के बीच में, कहां में, तो केरल के मालाबार तट के पास एक विद्रोह हुआ था। उसे ही मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यानी कि
ये हिंदू जमींदार और मुसलमान जमींदार के बीच में 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर एक विद्रोह हुआ था, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये जो मोपला थे ना, मुसलमान थे। मोपला कौन थे? मुसलमान थे। मुसलमानों पर लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित करके तरह तरह के अत्याचार किया गया। मोपला मुसलमान थे, जैसे हिंदू में बहुत सारे होते हैं ना, वैसे ही ये मुसलमानों में मोपला होते हैं। तो मुसलमानों से ना भूमि संबंधित अधिकार छीन लिया गया। मतलब ये कहा गया कि भाई भूमि भले आपका है, लेकिन वो भूमि अब हमारा होगा, आप सिर्फ उस पर खेती कर सकते हैं। अधिकार उनसे छीन लिया गया, नियंत्रित कर दिया गया। इसके साथ साथ उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। ठीक है, जिसके विरोध में जो किसान लोग थे उसने सरकारी संस्थाओं पर हमले आरंभ कर दिए। अब जब भाई किसी का जमीन छीनिएगा तो चुपचाप तो बैठा नहीं रहेगा। मुसलमानों का जमीन छीनना जाने लगा। तब क्या हुआ कि मुसलमान जो लोग थे वे लोग सरकारी संस्थान, जो कि अंग्रेजों का संस्थान था, सरकारी संस्थान, उस पर क्या कर दिया? हमला शुरू कर दिया। इस परिस्थिति को देखते हुए अक्टूबर 1921 ईस्वी में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ कर दी गई। मतलब अंग्रेज लोग कहा कह रहे ये लोग कितना मन बढ़ गया है कि हम पर आक्रमण करेगा, ला इस पर सैनिक कार्रवाई करते हैं, और सैनिक को खुला छूट दे दिया। ठीक है ना, सैनिक को खुला छूट दे दिया कि जो करना है जो करिए। ठीक है ना। अब क्या हुआ, लोगों को, अब समझिए बात को, एक तो भाई उसका जमीन छीन लिए, अधिकारों उसको नहीं दे रहे हैं कुछ, ऊपर से उसके साथ अत्याचार भी कर रहे हैं। जब वो लोग मांग रहा है तो आप दे नहीं रहे हैं, जब विरोध कर रहा है तो सैनिक को बुला दे रहे हैं। ये तो मतलब अंग्रेजों का मनमानी था। तो अब सैनिक को बुला दिया कि भाई अब सैनिक तुम लोग को शांत करेगा। अब सैनिक लोग आया तो सीधे गोली चलाना शुरू किया। लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई और 50,000 लोग क्या बन गए? बंदी बन गए। मतलब 50,000 लोगों को लगभग जेल में बंद कर दिया गया और इस आंदोलन में 10,000 लोगों की लगभग मौत हो गई। ठीक है ना। अब इस विद्रोह का समर्थन गांधी जी, शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। मतलब इस आंदोलन के बारे में जब हल्ला हुआ तो गांधी जी यहां भी पहुंचे मोपला विद्रोह में और इसका समर्थन किए। और आप लोगों को पता है कि अली बंधु थे, शौकत अली और ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सब लोगों ने मिल करके इस आंदोलन का समर्थन किया और अंत में ये आंदोलन हुआ और फिर अंग्रेजों को झुकना भी पड़ा। तो इसी को कहा गया मोपला विद्रोह। चूंकि मोपला एक मुसलमान थे और मुसलमानों के साथ ही अत्याचार हुआ था, इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया? मोपला विद्रोह। ठीक है ना। तो ये सब ना छोटा छोटा आंदोलन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसी प्रकार का एक और आंदोलन है बारदौली सत्याग्रह। अब ये बारदौली भी गुजरात में ही है, भारत के गुजरात में ही एक जगह है बारदौली। ठीक है ना। अब यहां पर भी सेम टू सेम वही प्रॉब्लम था। गुजरात के खेड़ा जिला में जैसे टैक्स कैसे वसूला जा रहा था, यहां भी सेम टू सेम वही प्रॉब्लम था कि भाई बारदौली में, गुजरात का जो बारदौली जगह है, वहां पर किसानों से ना टैक्स तो वसूला जा रहा था, टैक्स बढ़ा दिया गया था। टैक्स को ना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जिसको देने से किसान मना कर रहे थे कि भाई इतना ज्यादा हम टैक्स नहीं देंगे। लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि नहीं, इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। एकाएक टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है ना। इसी बात को लेकर के सत्याग्रह हुआ और चूंकि बारदौली में हुआ तो इसलिए इसका नाम पड़ गया बारदौली सत्याग्रह। ठीक है ना। तो फरवरी 1928 का बात है, ये घटना कब का है? फरवरी 1928 का। फरवरी 1928 में गुजरात के बारदौली में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध में चलाया गया सत्याग्रह बारदौली सत्याग्रह कहलाता है। यानी किसानों के द्वारा जो लगान वृद्धि के लिए जो आंदोलन हुआ था, वृद्धि के लिए जो सत्याग्रह हुआ था, उसी को बारदौली सत्याग्रह कहते हैं। और इसी बारदौली सत्याग्रह में चूंकि सरदार पटेल के नेतृत्व में यह लड़ा गया था आंदोलन, ये जो बारदौली आंदोलन है, बारदौली सत्याग्रह है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। और चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें अपना पूरा जान झोंक दिए थे, इसलिए पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को सिर्फ वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था। देखिए, बारदौली में ना सिर्फ वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था, लेकिन इसी आंदोलन में, बारदौली सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली और तब से वे सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए। पहले सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन यह आंदोलन उनका बड़ा सफल आंदोलन रहा, इसलिए उनको सरदार की उपाधि मिली और वल्लभ भाई पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए। ठीक है ना। तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। उन्होंने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया, यानी कि समाज के जो लोग पढ़े लिखे वर्ग थे उनको क्या किया? जागृत किया और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। अगस्त में महात्मा गांधी ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व संभाल लिया। अगस्त में महात्मा गांधी भी जाकर के इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। फलस्वरूप सरकार को एक नई जांच समिति का गठन करना पड़ा, यानी कि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी सब इस सत्याग्रह में जुड़ गए थे। तो सरकार को भी लगा कि अब गांधी जी सब आ गए हैं तो भाई अब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अंग्रेज लोग क्या किया कि एक जांच समिति का गठन किया और सरकार के द्वारा लगान की दर में कमी किया गया, यानी कि जो टैक्स बढ़ाया था अंत में वो टैक्स घटाना पड़ा। ये था गांधी जी का पावर। गांधी जी कहीं चल जाते थे ना, हिला के रख देते थे। ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे आप लोग यहां तक देखें कि किस तरीके से गांधी जी ने अलग अलग आंदोलन करके अंग्रेजों के नाक में दम किया।
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई। गांधी जी एक्चुअल में अपने प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे और उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। गांधी जी ही घोषणा किए थे कि भारत अलग होगा, पाकिस्तान अलग होगा, मुसलमानों का एक अलग देश होगा, गांधी जी घोषणा किए थे। और ये बात खटक गया था कुछ लोगों को। उसमें से गांधी जी का ही एक भक्त था, नाथूराम गोडसे, गांधी जी को ही पूजता था। उसको भी ये बात बड़ा खटक गया, गांधी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, भारत के 2 टुकड़े कर दिए, भारत को तो वो बांट दिए। ये बात उसको खटक गया। उसने टारगेट कर लिया कि अगर हमारे देश का बंटवारा हो गया है तो फिर गांधी जी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और जब गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे सामने आया, प्रणाम किया, कहा कि हमें माफ करना गांधी जी, और गोली मार दी। इस तरीके से गांधी जी की मृत्यु हो जाती, ठीक है ना, 1948 ईस्वी में। समझ में आ गया। चलिए अब प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है किसान सभा का गठन। किसान सभा का गठन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। किसान सभा का गठन है क्या? देखो बाबू, जो छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे उसने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया था। जो छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे ना, जैसे बारदौली सत्याग्रह हुआ किसानों के लिए हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ किसानों के लिए हुआ, मतलब जितना भी ये सब आंदोलन जो हो रहा था वो किसानों के लिए हो रहा था। अब किसान लोग ने जाग रहे थे, किसान को अपने ताकत का एहसास हो रहा था कि नहीं भाई हम लोग भी कुछ खड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब किसानों को अपनी ताकत का एहसास हुआ तो बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, इन सब जगहों पर जो किसान लोग थे सभा गठन करने लगे, यानी किसान सभा का गठन होने लगा। जब किसानों को अपने शक्ति का एहसास हुआ ना तो सब लोग क्या करने लगे, सभा का गठन करने लगे, बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही किसान सभा का गठन हुआ था। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रारंभिक आंदोलनों ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया। मतलब जो आंदोलन छोटा छोटा हो रहा था उसने किसानों को जागृत किया और उन्हें अपनी शक्ति का भी आभास करवाया। किसानों को जागृत तो किया ही, किसानों का जो शक्ति था उसका भी एहसास हुआ, ठीक है ना। अतः 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान सभा का गठन हुआ। यानी कि 1920 के दशक में क्या हुआ कि बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जो किसान लोग थे वे लोग मिल करके किसान सभा का गठन किए, ठीक है ना। किंतु इसे अधिक व्यापक और शक्तिशाली आधार 1928 में प्राप्त हुआ। यानी कि सब किसान सभा का गठन तो कर ही लिए थे, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर इसको आधार कब मिला, 1928 ईस्वी में, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में और पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। इसी वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा भी की थी। 1929 में सोनपुर में किसान सभा का विधिवत स्थापना हुआ। सोनपुर प्यारे बच्चों बिहार में ही है, आप लोग सुने होंगे सोनपुर मेला, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। वहीं पर किसान सभा का 1929 में विधिवत गठन हुआ था, विधिवत स्थापना हुआ था। और सरदार पटेल जो थे वो उसी वर्ष बिहार की यात्रा भी कर रहे थे, जिससे इस आंदोलन को बल मिला। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे आप लोग इसको ना याद रखिएगा, किसान सभा का गठन जो हुआ था, ठीक है। किसान सभा का गठन कब हुआ, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, ठीक है ना। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, ध्यान रखिएगा। ये वाला समझ में नहीं आया, ये वाला समझ में नहीं आया, चलिए फिर से बताते हैं एक बार। देखो बाबू, हुआ क्या कि जैसे खेड़ा आंदोलन हुआ, बारदौली सत्याग्रह हुआ, तो किसके लिए हुआ, किसानों के लिए हुआ। क्योंकि अंग्रेज लोग किसानों के ऊपर भारी भरकम टैक्स लगा दिए थे, अंग्रेज लोग किसानों के ऊपर भारी भरकम टैक्स लगा दिए थे, इसलिए आंदोलन हुआ। तो इसमें जीत भी हुआ किसानों का, अंग्रेजों को झुकना पड़ा, टैक्स वापस लेना पड़ा, टैक्स कमाना पड़ा। तो किसानों को लगा ना कि अगर भाई हम सब एक साथ मिल करके रहेंगे ना तो बड़ा ताकत बनेंगे। इसलिए किसान लोग ना जाग गए, किसानों के अंदर में ना जागृति हुआ, नहीं भाई अब मिल करके रहना है। बिहार के किसान, बंगाल के किसान, पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, ये सब मिल करके ना बोले कि अब एक सभा का गठन करेंगे, मतलब एक सब मिल करके एक संगठन बनाएंगे, किसान सभा का गठन किए, ठीक है ना। बिहार के अनेक जगहों पर यह किसान सभा का गठन हुआ। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहटा बिहार में ही पड़ता है। फिर 1929 ईस्वी में सोनपुर में किसान सभा का गठन हुआ। सरदार पटेल भी आए बिहार में उसी दौरान, किसान सभा के गठन जब होने लगा तो सरदार पटेल भी आए। लेकिन मुख्य रूप से प्यारे बच्चों 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां में
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन फाइनल हुआ। तो यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के ही सवाल पूछे जाएंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। तो याद रखिएगा 11 अप्रैल 1936 को हुआ। ठीक है ना, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को हुआ। कहां में हुआ? तो याद रखिएगा लखनऊ में हुआ। ठीक है ना, तो किसान सभा का गठन यानी कि किसान लोग अपनी ताकत के बारे में जान गए थे और उन्होंने किसान सभा का गठन करना शुरू किया। यहां से ना बाबू एक क्वेश्चन भी आता है, और ये क्वेश्चन देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। बिहार के किसान आंदोलन के बारे में लिखने के लिए आता है। 2013 में, 2018 में, 2021 में लगातार ये सब क्वेश्चन आया है। 2013, 18, 21 लगातार ये सब क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। भाई बिहार के किसान आंदोलन के बारे में बताइए, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो बिहार के किसान आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। लिखेंगे कि 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में किसान सभा का गठन किया। 1922-23 की बात है, बिहार के बारे में पूछ रहा है, बिहार के किसान आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुंगेर से, जहां पे कि शाह मोहम्मद जुबैर नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने किसान सभा का गठन किया। बिहार में किसान आंदोलन को सहजानंद ने प्रभावी बनाया। सहजानंद सरस्वती आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में अभी आपको यहाँ पे पढ़ाया भी कि सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने बिहटा में किसान सभा का गठन करके इसको प्रभावी बनाया था। तो बिहार में किसान आंदोलन को सहजानंद ने क्या बनाया? प्रभावी बनाया। 1928 में इन्होंने बिहटा में तथा 1929 में सोनपुर में किसान सभा की स्थापना की। यानी कि जो सहजानंद सरस्वती थे वो बिहार के बिहटा में, सोनपुर में, इन सब जगहों पे क्या किए थे? किसान सभा का स्थापना किए थे। 1936 में उन्हीं की अध्यक्षता में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। आपको बताया फाइनली कि लखनऊ में जाकर के क्या हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ 1936 में। और 1 सितंबर 1936 को बिहार सहित पूरे देश में किसान दिवस मनाया गया। मजदूर दिवस तो हम लोग मनाते हैं 1 मई को, लेकिन हमारे देश भारत में पहली बार मजदूर दिवस नहीं, किसान दिवस 1 सितंबर 1936 को मनाया गया। और किसान जमींदारी शोषण, बेगारी की समाप्ति और लगान में कमी की मांग कर रहे थे। क्योंकि किसानों पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया गया था, किसानों से टैक्स वसूला जाता था, किसानों से बेगारी करवाया जाता था, मतलब फ्री के काम करवाया जाता था। तो इन सब चीजों के चलते किसान लोग एकजुट हुए थे और सब किसान लोग एकजुट हो करके अपना काम कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसी को बस किसान सभा का गठन कहा गया। ठीक है ना, कि भाई किसान लोगों ने अपने लिए किसान सभा का गठन किया। ठीक है, तो एक तरफ जो किसान लोग थे वे तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे थे, दूसरी तरफ मजदूर लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है ना, भारत में मजदूर लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मजदूर लोग कैसे लड़ाई लड़ रहे थे? उनके लिए एक अलग आंदोलन हुआ, मजदूर आंदोलन। किसान आंदोलन तो अभी हम लोग पढ़ लिए कि भाई किसान सभा का गठन हुआ, भोपला विद्रोह हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ, ये सब हुआ किसानों के लिए। लेकिन अब मजदूर आंदोलन क्या है, जरा मजदूर आंदोलन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हालांकि ये सब पूछता नहीं है, बस जानकारी है, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है एक आध क्वेश्चन घुसा दे कहीं, बस जानकारी रखिएगा। ठीक है ना, भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना जागृत हुआ। भारत में भी क्या हुआ कि औद्योगिक प्रगति हुआ, मतलब मशीनों का आविष्कार शुरू हो गया था भारत में भी। हालांकि मशीनों का आविष्कार तो इंग्लैंड से शुरू हुआ, लेकिन भारत में भी शुरू हो गया। अब मजदूर वर्ग भी थोड़ा जाग गए थे। 1917 में अहमदाबाद में एक बीमारी फैल गया जो चूहों के कारण फैलता है, नाम है प्लेग। ठीक है ना, तो 1917 की बात है, जिस वर्ष चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसी वर्ष की बात है। अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में एक बीमारी फैल गया जिसका नाम क्या है? प्लेग। चूहा के कारण फैलता है। जब चूहा के कारण नहीं कह सकते हैं, जब चूहा मरने लगे तो समझना चाहिए कि प्लेग हो गया। पहले बहुत प्लेग फैलता था, गांव के गांव समाप्त हो जाता था। गांव में जब चूहा मरने लग जाए ना तो लोग गांव छोड़ देते थे कि भाई ये बीमारी फैल गया, प्लेग फैल गया। तो ऐसे 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था। जब प्लेग फैल गया तो मजदूरों को शहर छोड़ करके, जो मजदूर लोग थे वे शहर छोड़ करके जाने लगे। तो उनको रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी। यानी कि जो फैक्ट्री के मालिक थे उनको लगने लगा कि अरे अब सब मजदूरी बीमारी के डर से भागल जा रहा है, फिर हमारा फैक्ट्रिया कैसे चलेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। सब लोगों जो फैक्ट्री के मालिक, चूंकि उस समय औद्योगिक क्रांति हो गया था, औद्योगिक क्रांति मतलब फैक्ट्री लग गया था, मशीन से काम शुरू हो गया था। अब जब बीमारी फैला तो सब भाई पहले अपना जान बचाएगा ना, कि पहले फैक्ट्री चलाएगा। तो सब मजदूर लोग जान बचाने के लिए शहर छोड़ करके भागने लगे। अब जो फैक्ट्री के मालिक थे उनको लगा कि जब मजदूर लोग चला जाएगा तो हमारी फैक्ट्री तो बंद हो जाएगा, कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि मजदूरों को रोक लेते हैं। ठीक है ना। और जो फैक्ट्री के मालिक थे उसने कहा कि भाई अगर रुकिएगा तो आपका वेतन बढ़ा देंगे। ठीक है ना, अगर रुक करके यहाँ काम करिएगा तो क्या करेंगे, वेतन हम बढ़ा देंगे।
ठीक है ना। और वेतन बढ़ाने के लिए वो ये लोग क्या करने लगे, कुछ मतलब जो फैक्ट्री के मालिक थे वो मजदूरों का वेतन बढ़ाने के लिए आवाज उठाए कि भाई हम तुम लोग का वेतन बढ़ा देंगे, रुक जाओ। वेतन तो बढ़ा दिया गया। सब मजदूर बेचारा महामारी में भी जान किसी तरह अपना दांव पे लगा करके काम करते रहे, लगा कि चलो वेतन बढ़ गया है कुछ रुपए एक्स्ट्रा कमा लेंगे। सब मजदूर लोग बेचारा काम करते रहे। लेकिन जब महामारी खत्म हुआ, जब बीमारी खत्म हुआ, तो मजदूर लोगों का ये जो बढ़ा हुआ वेतन था उसको खत्म कर दिया गया, मतलब फिर से वेतन घटा दिया गया। अब मजदूर लोग असंतुष्ट हो गए। मजदूर लोग कहे कि ये कौन नियम हुआ भाई? जब बीमारी बढ़ा तो आप वेतन बढ़ा दिए, हम लोग अपना जान दांव पे लगा करके आपकी फैक्ट्री में काम किए, मर जाते तब। लेकिन जब बीमारी खत्म हुआ, जब महामारी खत्म हुआ है, तो आप वेतन फिर से घटा दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम वेतन हम कम लेंगे, हमको वेतन उतना ही चाहिए। गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई, एकदम मजदूरों का मांग तो एकदम सही है। और गांधी जी प्रयास भी किए कि मजदूर और फैक्ट्री के मालिकों के बीच में थोड़ा समझौता हो जाए, ठीक है ना। और समझौता में हुआ कि चलिए भाई बोनस दे दिया जाएगा, ठीक है ना। समझौता में हुआ कि जो मजदूर लोग हैं उनको बोनस मिलेगा, और बोनस ही 35% निर्धारित किया गया कि जितना वेतन मिलता है उसका 35% वो ये क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। और उसी समय 1920 ईस्वी को ही AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी मजदूरों के समर्थन के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वही चीज हम बता रहे थे कि भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना जागृत हुआ। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़ करके जाने को रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि कर दिया, यानी कि मजदूर लोग न जाए इसलिए जो फैक्ट्री के मालिक थे उसने वेतन बढ़ा दिया, जो महामारी खत्म होने पर समाप्त भी कर दिया गया। इससे मजदूर असंतुष्ट हो गए। गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता की मतलब बातचीत का प्रयास किया। अंततः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया और इसकी दर 35% निर्धारित की गई। बोनस होता है कि मतलब जो आपका वेतन है उसके अलावा पैसा देना। जैसे मान लिया है कि 100 रुपया आपका वेतन है, तो भाई अब 100 रुपया की जगह 35% एक्स्ट्रा यानी कि 135 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी को बोनस कहते हैं। तो गांधी जी के प्रयास से यहाँ पर भी जो मजदूर लोग थे उनको बोनस बहाल हो गया, यानी कि जो बढ़ा हुआ वेतन था वो फिर से मजदूरों को मिलने लगा। और 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की क्या की, स्थापना की। और इसी से जुड़ा हुआ ये जो मजदूर लोग है ना, आंदोलन जो किए थे, इसी से जुड़ा हुआ है मेरठ षड्यंत्र। याद रखिए कि बहुत सारे किसानों को ना आंदोलन चलाया गया था किसानों के ऊपर, यहीं से जुड़ा हुआ है मेरठ षड्यंत्र, ठीक है। वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को अधिक सशक्त बना दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ी और मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपाय करते हुए 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। आपको पढ़ाया है ना पीछे के क्लास में मेरठ षड्यंत्र, कि बहुत सारे जो किसान नेता थे उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था और एक को तो काला पानी का सजा भी हुआ था, आपको बताए थे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। यानी कुल मिलाकर के मजदूर जो आंदोलन हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में अधिकांश आंदोलन पता नहीं क्यों अहमदाबाद में हुआ। देखिए खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद, ये मतलब गुजरात में ही हुआ। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में ही हुआ। ये मजदूर आंदोलन गुजरात में ही हुआ, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आप लोग बस इतना याद रखिए कि मजदूर आंदोलन इसलिए हुआ था, एकदम शॉर्टकट में बस हमारी बातों को सुनिए आपको याद हो जाएगा। मजदूर आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे वो शहर छोड़ करके भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? क्योंकि शहर में एक महामारी फैल गया था, प्लेग बीमारी जिसको बोलते हैं, वो फैल गया था। इस महामारी से बचने के लिए लोग शहर छोड़ के भाग रहे थे। फैक्ट्री के मालिकों को डर सताने लगा कि सारे मजदूर भाग गए तो हमारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा। इसलिए फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि भाई जो लोग रुकेगा उसका वेतन बढ़ा देंगे, और जो लोग रुका बेचारा जान दांव पर लगा करके उसका वेतन बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही महामारी खत्म हुआ, बीमारी जब खत्म हुआ, तो वो वेतन फिर से घटा दिया। इसी को लेकर के आंदोलन हुआ था। गांधी जी को पता चला तो फिर बाद में आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, और फिर मजदूरों का वेतन बढ़ा 35%, ठीक है ना। और इसलिए इस आंदोलन को मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मजदूर आंदोलन के बारे में अगर सवाल भी आए तो बता दीजिएगा। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी है, वैसे बता दे आपको, ठीक है ना। 2016 ईस्वी में ना ये क्वेश्चन पूछा है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए। बताओ बाबू, ठीक है, यहां तक कंप्लीट है? यहां तक सारे बच्चे को कंप्लीट है? एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, मजदूर आंदोलन के बारे में समझ गए। प्यारे बच्चों, यहां से ना एक मिनट, अब ज्यादा तो है नहीं, अगली क्लास में ना आपका ऐसे भी लगता है, नहीं अगली क्लास में नहीं, 2 क्लास और लग जाएगा लगभग। देखेंगे, एक क्लास में खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगभग हमें लगता है कि 2 क्लास और लग ही जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन AITUC के बारे में भी पढ़ा है ना हम आप लोगों को, AITUC के बारे में पढ़ा है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यहाँ पर देख लीजिए, 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। तो यहाँ से ना एक सवाल भी बनता है, ये सवाल को ना आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से एक सवाल बनता है कि AITUC क्या है, देख लीजिए, ये वाला ना एक सवाल बनता है कि AITUC क्या है। तो AITUC का फुल फॉर्म ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, याद रखिएगा। AITUC का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। जिसका स्थापना कब हुआ? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में किया गया था। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे और सचिव थे जमुना लाल बजाज। एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। AITUC के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और सचिव कौन थे? जमुना लाल बजाज थे। किसानों और मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए AITUC का स्थापना किया गया। आसान है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, याद हो जाएगा बाबू। चलिए, अब यहां तक तो हम लोग अभी तक में बहुत सारे आंदोलन के बारे में पढ़े, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, गांधी जी का आंदोलन, बहुत सारा आंदोलन पढ़े। अब छोटा सा हमको और पढ़ना है जनजातीय आंदोलन, यानी कि जो आदिवासी लोग थे वो भी आंदोलन करने में पीछे नहीं थे। आदिवासी लोग भी आंदोलन करने में पीछे नहीं थे। आदिवासी लोग भी भरपूर आंदोलन कर रहे थे, और जिसमें एक नाम सबसे ज्यादा आता है, जतरा भगत, ठीक है ना। आदिवासियों का जो आंदोलन हुआ उसमें एक नाम एकदम उभर करके आया, जिसका नाम क्या है? जतरा भगत। प्यारे बच्चों, अब हम लोग जतरा भगत के बारे में ही पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। एक आंदोलन एकदम उभर करके आया, नाम क्या पड़ा? जतरा भगत। याद रहेगा? तो चलिए जनजातीय आंदोलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, जनजातीय आंदोलन के बारे में अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो जनजातीय आंदोलन यहां से शुरू होता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब आदिवासी लोग भी बहुत अधिक भूमिका दिए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक अस्थायी तत्व बने रहे थे। यानी कि आदिवासी विद्रोह, यानी कि आदिवासी लोग विद्रोह भी कर रहे थे और बहुत बड़े स्तर पर कर रहे थे। यह विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुआ, भारत के अलग अलग हिस्सों में यह विद्रोह हो रहा था। 1922-24 में अलमूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। कौन थे बाबू? अलमूरी सीताराम राजू आदिवासी था और अंग्रेजों के खिलाफ यह भी लड़ाई कर रहा था। इसको जंगल का नायक कहा जाता था। अलमूरी सीताराम राजू को कहा जाता था कि जब तक ये जंगल में है दुनिया का कोई ताकत इसको नहीं मार सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे भी आपको पता है कि आदिवासी लोग, जिसको जनजाति लोग भी कहते हैं, जनजाति लोग कहां रहता है? जंगल में ही रहता है। अलमूरी सीताराम राजू भी जंगल में ही रहता था और इसे जंगल का हीरो कहा जाता है, जंगल का नायक कहा जाता है, ठीक है ना। जो सेठ साहूकार थे वे लोग बहुत ज्यादा शोषण करते थे। क्योंकि आदिवासी लोग झूम खेती करते हैं, आपको हम भूगोल में पढ़ाए हैं, झूम खेती या स्थानांतरण खेती। अगर एक जगह पे खेती कर रहे हैं फिर कुछ दिन के बाद दूसरी जगह पे खेती करने लग जाते हैं, तो झूम खेती या स्थानांतरण खेती के बारे में पढ़ाए हैं। तो इन सब अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने श्री राजू के नेतृत्व में, जो अलमूरी सीताराम राजू थे उनके नेतृत्व में, छापामार युद्ध छेड़ रखा था। क्योंकि जनजाति लोग, आदिवासी लोग स्थानांतरण खेती करते हैं, झूम खेती। आज यहाँ खेती कर रहे हैं, 2 महीना के बाद कहीं और खेती करते थे, 3 महीना के बाद कहीं और खेती करते थे। इस पर रोक लगाने के लिए वन विभाग ने कुछ नियम लगाया। अंग्रेजों का शासन था, वन विभाग ने नियम लगाया कि नहीं, इस प्रकार से खेती नहीं करना है, जंगल को नहीं काटने देंगे। अब जब भाई चूंकि जनजाति लोग, आदिवासी लोग इसी प्रकार का खेती ही करता है, उसको रोक दीजिएगा तो वो तो कुछ एक्शन लेगा। तो जो जनजाति लोग था उसका नेता कौन था? उसका नेता था यही अलमूरी सीताराम राजू। अब इसने छापामार युद्ध शुरू किया, मतलब छिप छिप करके वन विभाग के अधिकारियों को मारना शुरू किया, ठीक है ना। वन विभाग के अधिकारियों को छिप छिप करके मारना शुरू किया कि भाई तुम हमें अगर झूम खेती नहीं करने, हमें अगर झूम खेती नहीं करने दोगे तो हम आंदोलन करेंगे। युद्ध छेड़ दिया, छापामार युद्ध, ठीक है ना। ये मतलब अलमूरी सीताराम राजू ने, जो कि आदिवासियों का नेता था। इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार को काफी धन और सैन्य शक्ति खर्च करनी पड़ी, यानी कि बहुत ज्यादा रुपया पैसा खर्च करना पड़ा सरकार को, अंग्रेजों को, ताकि किसी तरीके से इस आंदोलन को दबाया जाए। अंततः 6 मई 1924 को राजू गिरफ्तार कर लिए गए। अंत में क्या हुआ कि 6 मई 1924 ईस्वी को अलमूरी सीताराम राजू को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार नहीं किया गया, इनको गिरफ्तार करके गोली मार दिया गया, ठीक है ना, कि भाई बहुत सारे अधिकारियों को तूने मारा है, आज तुम मर जाओ। गोली मार दिया और अंत में सितंबर 1924 में विद्रोह का दमन कर दिया गया। यानी कि सितंबर 1924 में यह विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। समझ में आया? बताओ बाबू।
समझ में आया बाबू यहां तक? तो जनजातीय आंदोलन के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जनजातीय आंदोलन का नेता कौन था, तो बताइएगा अलमूरी सीताराम राजू। ठीक है ना? जनजातीय आंदोलन का नेता कौन था? अलमूरी सीताराम राजू। क्यों आया ये आंदोलन क्यों हुआ? तो झूम खेती करने के विरोध में। जनजाति लोग, आदिवासी लोग झूम खेती करते थे, स्थानांतरण खेती करते थे, और स्थानांतरण खेती करने से उनको वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा रोका गया था, जिसके विरोध में अलमूरी सीताराम राजू ने छापामार युद्ध शुरू किया और भयंकर युद्ध चला। अंत में 6 मई 1924 को अलमूरी सीताराम राजू गिरफ्तार हुए, उनको गोली मार दिया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार का एक आंदोलन है बाबू, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 1914 में हुआ था खोंड विद्रोह। यह भी आदिवासी आंदोलन है। इस विद्रोह ने अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच एक युद्ध का माहौल बना दिया, जिसके अफवाह ने छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांवों के बीच में, उरांव जाति मतलब आदिवासियों का ही एक जाति है, तो उरांव जातियों के बीच भी वैसा ही विद्रोह भड़का दिया। ठीक है ना? परंतु यह आंदोलन अहिंसक था। मतलब एक और खोंड विद्रोह के नाम से एक और ऐसा ही आंदोलन आदिवासियों का शुरू हो गया, लेकिन अहिंसक था। इसमें ज्यादा हिंसा नहीं हो रहा था, जो 1914 से 1920 ईस्वी तक चला। इसका नेता जतरा भगत था। यानी कि खोंड विद्रोह जो हुआ यह 1914 से लेकर के 1920 ईस्वी तक चला, और इसका नेता कौन था? जतरा भगत। यही है जतरा भगत। इस आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। यानी कि जो खोंड विद्रोह हुआ जतरा भगत के नेतृत्व में, इसमें सामाजिक सुधार और शैक्षणिक सुधार का बात किया गया कि आदिवासियों के बीच में भी शिक्षा का प्रसार हो। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। जिसमें एकेश्वरवाद पर बल तथा मांस मदिरा और आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात की गई। यानी कि यह कहा गया कि भाई मांस मदिरा से आदिवासी लोग दूर रहे, आदिवासी जो नाच होता है उससे दूर रहे। तो इस तरीके से आप सिर्फ इतना याद रखिए, यहां से ज्यादा कोई विशेष आएगा नहीं, बस इतना याद रखिएगा। खोंड विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जवाब याद रखिएगा, जतरा भगत के नेतृत्व में खोंड विद्रोह हुआ था। ठीक है ना? जतरा भगत पर कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि भाई जतरा भगत पर टिप्पणी लिखें। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, ठीक है ना, कि जतरा भगत पर टिप्पणी लिखें। तो जतरा भगत के बारे में लिखिएगा कि जतरा भगत उर्फ जतरा उरांव, उरांव जाति आदिवासियों का एक जाति है। तो जतरा भगत जिसका नाम था जतरा उरांव, उसका जन्म सितंबर 1888 में झारखंड के गुमला जिला के कहां पे? चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। जतरा भगत का जन्म झारखंड में हुआ था। झारखंड में चूंकि जंगल है, झारखंड छत्तीसगढ़ ये सब जगह पर ना आदिवासी लोग ज्यादा मिलते हैं, तो झारखंड के गुमला जिला के चिंगरी नवाटोली गांव में जतरा भगत का जन्म हुआ। उनके जो पिताजी थे उनका नाम था क्या? कोदल उरांव। मतलब जतरा भगत के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, कोदल उरांव। और मां का नाम था लिबरी। जतरा भगत के मां का नाम लिबरी था। ठीक है ना? 1912-14 में उन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग का आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स आदि भरने और कूली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया। यानी कि जो ब्रिटिश राज, यानी कि जो अंग्रेज लोग था, वो जमींदारी करता था, टैक्स वसूलता था, ठीक है ना, लगान लेता था खेती पर किसानों से। इसके विरोध में जतरा भगत ने आंदोलन किया था। और जो मजदूर लोग थे ना, उनको नौकर बना करके रखता था। कहता था कि सामान एक जगह से मतलब एक जगह से दूसरा जगह ढो हमारा, और जब इससे मजदूर मना करता था तो उसको भारी भरकम दंड देता था। इसी के लिए आंदोलन छेड़ा था किसने? जतरा भगत ने। और यह 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए, ध्यान रखिएगा, उलगुलान से प्रेरित औपनिवेशिक और सामंत विरोधी धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था। बिरसा मुंडा का नाम सुने होंगे, उन्हीं से प्रेरित व्यक्ति था कौन? जतरा भगत। ठीक है ना? और अंग्रेजों के खिलाफ इसने भी बहुत ज्यादा क्या किया है, कह सकते हैं आंदोलन किया है, बहुत जबरदस्त लड़ाई किया, टैक्स के विरुद्ध, लगान के विरुद्ध, ठीक है ना, मजदूरों को नौकर ना बनाया जाए इसके विरुद्ध। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जतरा भगत के बारे में कभी कभी परीक्षा में सवाल आ जाता है, तो जतरा भगत के बारे में आप लोग लिख लीजिए। तो फाइनली जितना आंदोलन वाला पार्ट था वो आज समाप्त हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय भारत में कुछ राजनीतिक दल था। जैसे कांग्रेस पार्टी 1885 में ही बना, तो कांग्रेस पार्टी का गठन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उस समय एक पार्टी और था मुस्लिम लीग, उसके बारे में पढ़ना है। तो अब ना एक दो राजनीतिक पार्टी बच गया है, बस उसी के बारे में पढ़ना है। अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म कर दें, ठीक है ना? ठीक है? वाह क्या बात है, एक लड़का लिख रहा है कि सर इतना अच्छा से हिस्ट्री पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी में बड़ा काम आएगा। तो बहुत बढ़िया जी, एकदम काम आएगा, ठीक है ना? तो जितना भी आंदोलन वाला पार्ट था प्यारे बच्चों वो सब हम समाप्त कर दिए। आंदोलन वाला पार्ट अब आपका बचा नहीं है। अब सिर्फ बच गया है कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ना है कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना कैसे हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप लोगों को पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग के बारे में, फिर कम्युनिस्ट पार्टी एक बना था, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, फिर स्वराज पार्टी बना था, स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ना है, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था। मतलब यही सब, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको आरएसएस बोलते हैं। तो ये सब जो उस समय भारत में राजनीतिक दल था, उन सब राजनीतिक पार्टियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पुराना कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ना है। तो ये ना अगली क्लास में अब हम आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है।
हाँ, तो अगली क्लास में प्यारे बच्चों हो सकता है आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी अब शाम में मिलेंगे, क्योंकि दोपहर में तो हम चले जाएंगे भाई, क्रैश कोर्स लॉन्चिंग है, आज बढ़िया से तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है कि आज पिछले बार के जैसा हो जाए, तो आज दोपहर वाला क्लास लेंगे नहीं। तो आज शाम में 7 बजे आप लोग अपने पूरे दोस्त पूरे साथियों के साथ जुड़िए, तो हल्का मचा करके आज शाम में क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम में, तब तक के लिए जय हिंद।